हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम वेमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। जर्मन के इतिहास में जो 1919 से लेकर 1933 का पीरियड है, इसे वेमर रिपब्लिक के तौर में जाना जाता है। तो ये कैसे अस्तित्व में आया उसके बारे में हम पहले देखते हैं। जर्मनी में रेवोल्यूशन शुरू हो गई थी 1918 में। रेवोल्यूशन इस तरह से शुरू हुई थी कि जर्मनी को जब लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा था, तो उसने पीस ट्रीटी साइन करने के लिए अपने जो दुश्मन देश है उनके साथ कोशिश की कि किसी तरह से पीस ट्रीटी हो जाए। लेकिन जो दूसरे देश थे जो लड़ाई लड़ रहे थे उसके जर्मनी के खिलाफ, उनका ये कहना था कि पहले जो आपका ये राजा है कैसर, इसको जब तक आप सत्ता से बेदखल नहीं करोगे तब तक हम आपसे पीस ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। तो इसी वजह से राजा को हटा दिया गया था। और ये जो राजा को हटाने के बाद जर्मनी में रिपब्लिक सिस्टम अपनाया गया था। तो इसी को ही जर्मनी रेवोल्यूशन के तहत आता है। तो जब राजा को हटा के रिपब्लिक सिस्टम ला दिया गया था, तो ये कब आया था? 9 नवंबर 1918 को। जो एसपीडी के नेता थे फिलिप सीडरमैन, इन्होंने रेस्टिक बिल्डिंग जो जर्मनी की पार्लियामेंट है वहाँ पर इन्होंने इसका प्रोक्लेमेशन किया था, उद्घाटन किया था इस रिपब्लिक का। लेकिन क्योंकि जर्मनी यहाँ पर राजा के जाने के बाद काफ़ी पॉलिटिकल तौर में बिखर गया था, कोई एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जो कि पूरे जर्मनी में कमांड कर सके और उसको यूनिफाई कर सके पॉलिटिकली। तो इस वजह से जहाँ जो पार्टी मजबूत थी वो अपने आधार में सत्ता चलाने को यहाँ पर तैयार हो रखी थी। जैसे एसपीडी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके अलावा यहाँ पर एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी जिसके नेता लोजर लक्समबर्ग और कार्ल लेविस्के, ये इन्होंने एक कम्युनिस्ट टाइप की वो थी ये लीग जिसका नाम था स्पार्कटस लीग। ये नेता जो थे इन्होंने अपना अलग रिपब्लिक की घोषणा करी जिसका नाम इन्होंने फ्री सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम दिया इसको इन्होंने। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित था। तो दो हम देख सकते हैं कि दो रिपब्लिक एक ही दिन में अस्तित्व में आए। अब इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा यहाँ पर बिखर जाएगा वो अभी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जर्मनी काफ़ी भागों में विभाजित होने के कारण पॉलिटिकली कोई एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि कमांड कर सके पूरे इस क्षेत्र में। तो अब क्या हुआ कि ये जो मेजोरिटी पार्टी क्योंकि एसपीडी थी, तो इसने क्या किया, दूसरी जो यूएसपीडी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसपीडी का 1917 में दो भागों में विभाजन हो गया था। एक एसपीडी एमएसपीडी नाम रहा जिसका, एक यूएसपीडी। यूएसपीडी कौन थे? जो कि लड़ाई ख़त्म कराने के पक्ष में थे। और एमएसपीडी वो थे जो चाहते थे कि जर्मनी 1917 की बात कर रहा हूँ मैं, कि आगे लड़ाई लड़ते रहे। तो ये दोनों पार्टी का विभाजन जब हो गया था, तो जब रेवोल्यूशन का शुरुआत हो गई थी और पार्लियामेंट जो ने घोषणा कर दी थी कि रिपब्लिक सिस्टम अपनाया जाएगा, तो इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया। और समझौते के तहत एक इनकी मिनिस्ट्री बनाई गई जिसमें 3 मेंबर एमएसपीडी के चुने गए और 3 मेंबर यूएसपीडी के चुने गए। एमएसपीडी के मेंबर जो थे उनका नाम था एबर्ट और यूएसपीडी के हुगो हैसे। इनके नेतृत्व में एक सरकार बनाई गई जो कि नवंबर 1918 से लेकर जनवरी 1919 तक चली। इसका अपोज किया था, किसने किया था? ये स्पार्कटस लीग, जिसने एक अपना अलग सा सोशलिस्ट रिपब्लिक की घोषणा की थी। उसने जो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था उसका इसने विरोध किया। अभी हुआ ये कि जो दूसरे देश थे जो जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने ये जो सरकार थी इन दोनों के बीच में कोलिशन से बनी हुई, इसको फॉरेन सरकार ने अपनी पहचान दिला दी इसको कि यही वास्तव में जर्मनी की सरकार है। तो इसी के साथ उन्होंने डील करना की शुरुआत करी और आखिरकार 11 नवंबर 1918 में आर्मिटाइज साइन हुआ। जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके और जो जर्मनी के खिलाफ में लड़ाई में शामिल जो देश थे उन दोनों के बीच में आर्मिटाइज इस तारीख में साइन हुआ। इससे क्या हुआ कि जर्मनी और उसके जो विरोधी देश हैं उनके बीच में मिलिट्री जितनी लड़ाई हो रही थी वो अब नहीं हो गई और एंडिंग हो गई उस लड़ाई की। नेवल ब्लॉकेट, इसके बावजूद भी नेवल ब्लॉकेट अभी भी ब्रिटेन ने जर्मनी का बनाए रखा और अभी भी जर्मनी दूसरे देशों से जो भी इंपोर्ट वगैरह या एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अभी आगे वर्सलीज ट्रीटी होनी थी, तभी वो नेवल ब्लॉकेट हटाया गया। और वो कब हुआ अभी उसे देखेंगे। फिलहाल अभी नेवल ब्लॉकेट जारी रहा। अभी जो एबर्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्योंकि ये सरकार किसी वोटिंग सिस्टम से चुनी नहीं गई थी,
तो इसी वजह से वोटिंग सिस्टम कराना ज़रूरी था और एक ऐसी सरकार को बनाना ज़रूरी था जो कि लोगों द्वारा चुनी जाए। तो इसी वजह से एबर्ट ने क्या किया, एक प्रोविंशनल नेशनल असेंबली की उन्होंने घोषणा करी और उन्होंने कहा कि इसका इलेक्शन होगा और ये इसका जो इलेक्शन के तहत जो पार्लियामेंट बनेगी उसका काम होगा कि जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो साथ में एडवर्ड जो कि एमएसपीटी के नेता थे, एमएसपीटी के नेता ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी के साथ भी एक गुप्त समझौता किया। उस समझौते में कुछ इस तरह था कि जर्मनी की आर्मी थी, उसने अपनी लॉयल्टी एमएसपीटी को दे दी, यानी कि जर्मनी की जो सेना है वो तख्तापलट करने की कोशिश नहीं करेगी इस सरकार का। ये जर्मन सेना ने अपना वचन दे दिया। साथ में इन्होंने क्या वचन दिया, एबर्ट ने ये कहा कि जो सेना है उसका जो लीडरशिप है उसमें सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सेना की लीडरशिप में सरकार की तरफ से, जैसे हमने देखा है आज के दौर में कि हर सरकार का एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होता है जो कि सेना का देख रेख करता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सरकार सेना के ऊपर नज़र बनाए रखती है। लेकिन यहाँ पर क्या समझौता हुआ था इन दोनों के बीच में कि जो सेना है उसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से एमएसपीटी के नेता एबर्ट ने सेना को वचन दिया था। तो इन दोनों के बीच में कुछ सहमति बनी थी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, एबर्ट ग्रोइनर पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रोइनर उस समय जर्मनी की जो सेना है उसके अध्यक्ष थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एमएसपीटी और यूएसपीटी के जो संबंध थे वो बिगड़ते जा रहे थे। वो बिगड़ क्यों रहे थे, क्योंकि एक सेना का एक लेफ्टिस्ट यूनिट थी, वो विरोध प्रदर्शन में खड़ी हो गई, विद्रोह खड़ा कर दिया उन्होंने। और विद्रोह खड़ा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि लेफ्टिस्ट टाइप की थी, वो कम्युनिस्ट विचारों से प्रभावित थी। अब क्या हुआ कि एमएसपीटी ने सेना भेज दिया इनको दबाने के लिए, और जब इनको ये विद्रोह को ख़त्म कर दिया गया तो 11 लोग जो कि विद्रोह कर रहे थे वो मारे गए और 56 लोग आर्मी के मारे गए। तो इससे क्या हुआ, इन दोनों के संबंध बिगड़ गए, एमएसपीटी और यूएसपीटी। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये दोनों पार्टी सोशलिस्ट विचारधारा को के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि जो यूएसपीटी थी वो थोड़ी उससे, जो एमएसपीटी थी वो तो सोशलिस्ट विचारधारा की थी, और जो यूएसपीटी थी वो कुछ कुछ सोशलिस्ट विचारधारा की थी और कुछ कुछ वो कम्युनिस्ट विचारों से भी प्रभावित थी। तो क्योंकि उनके कम्युनिस्ट भाइयों को यहाँ पर मारा गया था तो इस वजह से यूएसपीटी एमएसपीटी से अलग हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो कोलेशन था वो टूट गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यूएसपीटी टूट के बाहर हो गई और जो लेफ्टिस्ट जो स्पार्टकस लीग थी, इन दोनों ने मिलके एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी नाम दिया उसको। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी का जो फाउंडेशन है वो इसी तरह से 30 जनवरी 1919 में इसके फाउंडेशन हुई थी। और फाउंडेशन में कौन कौन शामिल हुआ था, एक स्पार्टकस लीग और एक यूएसपीडी के जो लेफ्टिस्ट नेता थे, उन्होंने आपस में मिलकर इसका पार्टी का जन्म दिया था। और इसको जर्मनी में कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में केपीडी इसका नाम था। अब क्या हुआ कि जनवरी 1920 में स्पार्टकस लीग ने क्या किया, एक विद्रोह फिर से छेड़ दिया। उसके तहत उन्होंने बर्लिन का जो सरकार थी उसके ऊपर इन्होंने स्ट्राइक की घोषणा कर दी, हड़ताल की घोषणा। और साथ में ये भी घोषणा करी कि जर्मनी में अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का स्थापना हो चुकी है। तो इसमें क्या हो गया, क्योंकि जो एबर्ट थे उन्होंने गुरेनर के साथ पैक्ट कर रखा था जो सेना के अध्यक्ष थे, तो इसी पैक्ट का फ़ायदा यहाँ पर इनको देखने को मिला। और जो गुरेनर थे वो एबर्ट का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा और अपनी सेना गुरेनर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए भेज दी। और जो स्पार्टकस लीग के नेता थे रोजा लग्जमबर्ग और कार्ल लेविस्किस, इन दोनों की हत्या हो गई थी। उनको अरेस्ट करा गया पहले, फिर जब वो अरेस्ट के तौर में प्रिजन में भेजा गया तो उनकी हत्या कर दी गई थी जर्मन सेना द्वारा। अब जर्मन सेना ने हत्या कर दी थी तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो हत्या हुई थी वो हिरासत में हुई थी।
तो कैसे हो गई ये, हिरासत में कोई व्यक्ति को कैसे मर सकता है। तो जिन लोगों ने हत्या की थी जर्मनी के जो सेना के लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई किस तरह से थी, दिखावा वाली कार्रवाई थी वो। कोई उन्हें सेंटेंस, कोई जो भी उन्हें सज़ा होनी थी वो केवल कुछ महीनों की हुई, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो इससे क्या हो गया, एबर लेफ्टिस्ट लोगों में और सोशलिस्ट लोगों में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए। एबर्ट सोशलिस्ट पार्टी के ही थे, लेकिन अब वो अपनी पार्टी में ही उनको, अब वो अनपॉपुलर हो चुके थे। ये जो कदम उठा रहे थे एबर्ट ने गुरेनर के साथ मिलके। अब क्या है, जो नेशनल असेंबली थी उसका इलेक्शन हो गया 19 जनवरी 1919 में 1920 में 19 जनवरी 1920 में ये 1919 में हुआ। 19 जनवरी 1919 में ये इलेक्शन हुआ। और इसमें क्या हुआ, पहली बार जनवरी में महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया गया। ये पहला वेमर रिपब्लिक का ये पहला इलेक्शन था 1919 में। अभी ये यहाँ पर ये थोड़ा हमें समझना है कि अभी वेमर रिपब्लिक का स्थापना नहीं हुई थी, अभी तक नहीं हुई थी। अभी ये जो भी अभी हमने पढ़ा इसको हम किस में शामिल करते हैं, जर्मन रेवोल्यूशन 1918 और 19 में। जो भी हमने ये टॉपिक है हमारा जर्मन रेवोल्यूशन 1918-19, ये जो भी विद्रोह हो रहे थे ये अभी वेमर रिपब्लिक के बनने से पहले हो रहे थे। अब इसमें ये चीज़ हो रही थी कि क्योंकि इलेक्शन हो गया था और इलेक्शन में जो लोग चुने उन्होंने एक असेंबली बिठाई, और इस असेंबली बर्लिन में नहीं बैठी जो कि कैपिटल थी जर्मनी की। बर्लिन में इसलिए असेंबली नहीं बिठाई गई क्योंकि हम अभी भी देख रहे थे कि कितने विद्रोह प्रदर्शन जर्मनी में हो रहे थे। खासतौर में बर्लिन जो कैपिटल है उसमें तो कम्युनिस्ट पार्टी विद्रोह हर समय करती रहती थी। तो उनको लगा ये कोई सही जगह नहीं है अपनी असेंबली बिठाने के लिए। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, एक जर्मनी का शहर है वेमर, वहाँ पर उसने अपनी पार्लियामेंट स्थापना की यहाँ पर। तो क्या हुई, इसको तभी इस रिपब्लिक का नाम वेमर रिपब्लिक कहा जाता है क्योंकि ये इसका जो असेंबली बैठी थी वो वेमर में बैठी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो इसीलिए इस नाम का इस्तेमाल होता है। अब क्योंकि फाइटिंग हो रही थी जगह जगह में, कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो कि पूरे क्षेत्र में के लोगों को एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन देने के लिए तैयार हो। और जो भी, क्योंकि इस समय जर्मनी के लोगों की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, वहाँ पर भुखमरी काफ़ी हो रखी थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी था। तो लोगों में ख़ासतौर में जो वर्कर्स लोग हैं उनमें तो काफ़ी देखा गया कि उनका स्थिति काफ़ी बुरी थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ उनका झुकाव जा रहा था। तो ये भी चीज़ें हो रही थी। तो अब ईयर ऑफ क्राइसिस देख लेते क्योंकि अब वेमर रिपब्लिक का यहाँ पर उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत हो चुकी थी। अब एक चीज़ हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस। ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत जो जर्मनी है और उसके जो दुश्मन देश थे इस लड़ाई में, उनके बीच में आपस में ट्रीटी हो गई जिसके तहत इस लड़ाई को ऑफिशियल तौर में यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि जो सरकार ने 1918 में आई थी उसने भी ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, नेवल ब्लॉकेट जारी रहा था। अब इस ट्रीटी के साइन होने के बाद नेवल ब्लॉकेट हटा दिया गया जर्मनी से। लेकिन इस ट्रीटी में क्या क्या था पॉइंट, सबसे पहले तो ये जर्मनी का काफ़ी हिस्सा उससे छिन गया। जैसे कि उसकी अफ्रीका में कॉलोनी थी वो उससे हटा दी गई, उसके जर्मनी से उस कॉलोनीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब वो कॉलोनी जर्मनी के पास नहीं रहेगी और उसे ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। इसके अलावा जो जर्मनी का अपना क्षेत्र था उसका भी काफ़ी भागों से खोना पड़ा। ये वाला जो क्षेत्र है ये जर्मनी का, ये इसको उससे अलग कर दिया गया जर्मनी से, और यहाँ पर पोलैंड नाम का देश का गठन कर दिया गया। पोलैंड देश का गठन हो गया तो इससे जर्मनी को कितना नुकसान हुआ, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जर्मनी की ज़मीन थी उससे उसे हाथ धोना पड़ा, जो कि उसका पूरा ज़मीन का 13% इसका जो अलग हुआ। उसका क्षेत्रफल कितना था, 13% पूरे जर्मनी का। और पूरे जर्मनी की जो पॉपुलेशन थी उसका 12% पॉपुलेशन का भाग जर्मनी से अलग कर दिया गया। इसके तहत सारलैंड एक जगह है जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में, जिसको 15 साल के लिए यूनाइटेड नेशन जो इस समय था लीग ऑफ नेशन उसके तहत कंट्रोल में रहेगा ये क्षेत्र। इसके अलावा एलिस रोलेन जो कि पर्शिया ने 1870 और 71 की लड़ाई में फ्रांस से लिया था, उसको फिर से फ्रांस को दे दिया गया।
और नॉर्थन जो सेल्ज़िक हॉस्टाइन वाला ये वाला क्षेत्र है, इसका नॉर्थन भाग डेनमार्क को दे दिया गया, पब्लिसाइड कराया गया पहले वहाँ, जिसे हम क्या कहते हैं, पब्लिसाइड वो होता है लोग जो लोगों में वोटिंग होती है कि वो किस क्षेत्र में मिलना चाहते हैं, तो उसी को यहाँ प्लेबिसाइट कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ था, तो लोगों ने चुना डेनमार्क में जाने के लिए, तो उनको डेनमार्क में भेज दिया गया। अब इसके तहत ये एक पोलिस कॉरिडोर बनाया गया, जिसके तहत ये पोलिस कॉरिडोर यहाँ पर था। ये पोलिस कॉरिडोर से क्या हो गया कि जर्मनी का ईस्ट वाला भाग उसके वेस्ट वाले भाग से अलग हो गया। अभी ईस्ट वाला भाग की बाउंड्री वेस्ट वाले पार्ट से नहीं मिल रही थी, क्योंकि बीच में पोलैंड आ गया था। इसी को यहाँ पोलैंड कॉरिडोर कहते हैं या पोलिस कॉरिडोर कहते हैं। इसके तहत ये जो ईस्ट पर्सिया कहते थे इस क्षेत्र को, ये ईस्ट पर्सिया जर्मनी के दूसरे क्षेत्रों से अलग हो गया। और इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोविज़न था इस ट्रीटी का, जिसके तहत जर्मनी आर्मी को ऑफेंसिव एक्शन ना ले सके, इसलिए जर्मन आर्मी को इन्होंने लिमिटेड कर दिया। जैसे कि जर्मन आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा लोग नहीं सम्मिलित होंगे, 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर जर्मन आर्मी में नहीं होने चाहिए, और ऑफिसर 4,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये इस ट्रीटी में कहा गया था। इसके तहत इसके अलावा ये भी कहा गया था कि जो नेवी है जर्मनी की, उसमें 15,000 से ज़्यादा सिपाही नहीं होने चाहिए, और ऑफिसर 1,500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जर्मनी को एयरफोर्स रखने से मना कर दिया गया, जर्मनी अपने पास कोई भी एयरफोर्स नहीं रखेगा। और जर्मनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिपेरेशन थोप दिया गया, यानी जर्मनी को जो भी नुकसान हुआ था लड़ाई में उसको खुद भरपाई करानी थी, और जो दुश्मन देश थे उनको भी जो नुकसान हुआ है उसको भी उनको देना था पैसा जर्मनी को, जो उनका यहाँ पर नुकसान हुआ था। तो लगभग 20 बिलियन गोल्ड मार्क जर्मनी को इतना पैसा देना था इन विदेशी देशों को जिन्होंने उसके ऊपर लड़ाई करके हराया था। अब ये महत्वपूर्ण है कि जर्मनी को वार गिल्ट क्लाउज का भी सामना करना पड़ा। वार गिल्ट ये क्या चीज़ हुई, इसका मतलब है कि जर्मनी, इसमें कहा गया था कि इस लड़ाई के होने का वजह जर्मनी है, जर्मनी को फुली रिस्पॉन्सिबल बनाया गया इस लड़ाई का। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसका फुली रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को बनाया गया। इसके अलावा जो भी डैमेज हुआ इस लड़ाई में उसकी भरपाई जर्मनी को करनी थी, ये वार गिल्ट क्लाउज था। अब ये हुआ कि जो ये प्रोविज़न थे ये जर्मनी के लिए बिल्कुल भी, इसमें कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं था जो जर्मनी के लिए पक्ष में हो, और वो होगा भी नहीं क्योंकि वो लड़ाई हार गया था। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि जर्मनी के साथ इतना बुरा सलूक इस वर्सलीज में किया जाएगा। तो लोगों में, जर्मन लोगों में यहाँ पर काफ़ी नाराज़गी उत्पन्न हो गई इस जो प्रोविज़न थे इस ट्रीटी के उससे। और क्योंकि अलाइस और ये साइन भी नहीं कर रहे थे, जो असेंबली थी वो इसके ऊपर इस ट्रीटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि प्रोविज़न काफ़ी जर्मनी के हिसाब से उनके ऊपर काफ़ी कड़े थे, तो असेंबली ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। लेकिन जब अलाइज देश थे जिन्होंने जर्मनी को हराया था, उन्होंने जर्मनी को थ्रेटन किया, धमकाया कि अगर तुम इस ट्रीटी को साइन नहीं करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक फिर से शुरू कर देंगे। तो आखिरकार नेशनल असेंबली ने 23 जून 1919 को ये ट्रीटी को एक्सेप्ट कर लिया और इसको साइन कर लिया। तो इस तरह से वर्सलीज ट्रीटी जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। लेकिन क्योंकि ये जो विद्रोह थे ये जर्मनी में लगातार होते जा रहे थे, एक ऐसे ही विद्रोह हुआ था जिसका नाम था कैप पुश या रूहर अपराइजिंग। इसमें ये हुआ था कि ये राइट विंग था। अभी तक जितने भी हमने विद्रोह पढ़े वो लेफ्ट विंग थे, जैसे कि स्पार्टकस लीग ने जो विद्रोह किया था वो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थी। लेकिन ये जो विद्रोह था ये राइट विंग था। राइट विंग क्यों था ये विद्रोह? क्योंकि राइट विंग हमको पता है कौन सी पार्टी होती है, जो नेशनलिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं उन्हें राइट विंग में हमें सम्मिलित करते हैं हम उन लोगों को। तो क्योंकि वो लोग काफ़ी, उनको शर्म आ रही थी इस ट्रीटी के जो प्रोविज़न थे, उनको लग रहा था कि ऐसी कैसी सरकार है जो ऐसे बुरे नियम, जो बुरा बर्ताव जर्मनी के साथ किया जा रहा है उसको ये सहन नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया है, विद्रोह यहाँ पर शुरू कर दिया, जिसको कैप पुश के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि जनरल थे, जनरल वॉन लुचविच, तो इन्होंने गवर्नमेंट के जो क्वार्टर है बर्लिन में जहाँ पर सरकार बैठती है उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया और एक वोल्फगैंग कैप नाम के व्यक्ति को चांसलर नियुक्त कर दिया। अब इसमें ये हो गया
कि ये जो विद्रोह था ये फेल हो गया। फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और इनको अपने लीडर के तौर में एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि आर्मी का रोल यहाँ पर थोड़ा अलग था। जो पिछले विद्रोह में हमने देखा था कि किस तरह से आर्मी सरकार का साथ दे रही थी, लेकिन इस विद्रोह में आर्मी ने न्यूट्रल बन के रही और उसने विद्रोह को दबाने की कोशिश भी नहीं करी इस कैपुस में। तो हम भी देख सकते हैं कि आर्मी का भी दोरैया हमें व्यवहार देखने को मिला। कभी तो सरकार का पक्ष लेती थी जब उसको लेफ्ट विंग का विद्रोह होता था, लेकिन जब राइट विंग का विद्रोह हुआ तो आर्मी यहाँ पर खड़ी रही चुपचाप, क्योंकि ये जो विद्रोह की शुरुआत की थी ये किसी जनरल ने की थी। तो इसी वजह से आर्मी नहीं चाहती थी इस विद्रोह में को दबाने की कोशिश आर्मी ने नहीं की। लेकिन ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी जैसे कहते हैं, उन्होंने इसका साथ देने से मना कर दिया है, जो लीडर चुने गए वोल्फगैंग कैप। तो इसी वजह से जो सरकार थी वो बच गई और ये जो कैपुस था ये फेल हो गया। अब इसके अलावा एक दूसरा विद्रोह हुआ था जिसे रूहर अपराइजिंग के तौर में कहते हैं। ये लेफ्ट विंग था, ये लेफ्ट विंग विद्रोह था। इसमें क्या हुआ, रूहर वैली जर्मनी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कोयला काफ़ी मिलता है। तो इस क्षेत्र में वर्कर लोग काफ़ी रहते हैं। तो वो काफ़ी उनके बीच में क्या था हो रखा था, यहाँ पर डिप्रेशन का समय चल रहा था। इस समय जर्मनी में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट था और स्थिति काफ़ी बुरी थी। तो इन वर्करों ने क्या किया, इन्होंने अपनी एक आर्मी बना दी जिसको नाम दिया इन्होंने रूहर रेड आर्मी। इसमें 50,000 वर्कर लोगों को शामिल किया गया। अब क्या हुआ, ये एक कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थी ये अपराइजिंग। लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट थी, जो अभी भी एसपीडी एमएसपीडी जो अभी जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे, इन सब चीज़ों में कौन सी सरकार काम कर रही थी अभी, एमएसपीडी के पास गवर्नमेंट थी और वो ही इन विद्रोह प्रदर्शन को दबाने का काम कर रही थी। और इसमें भी एमएसपीडी ने क्या किया, एमएसपीडी सरकार ने सेना को आदेश दिया कि वो इस विद्रोह को कुचल दे और सेना ने उनकी बात मानी और लगभग 1,000 लोग जो कि विद्रोही थे वो मारे गए और 200 सिपाहियों को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो इसमें सेना का पूरा योगदान था इस रूहर अपराइजिंग को ख़त्म करने में। अब एक और चीज़ हो रही थी, हाइपर इन्फ्लेशन कैसे हो रहा था यहाँ पर जर्मनी में। जर्मनी का ये हाइपर इन्फ्लेशन, पहले समझने की बात है। इन्फ्लेशन ये चीज़ होती है कि मान लीजिए आप एक चाय पीते हो 10 की है आज, कल वो 20 की हो गई। तो इन्फ्लेशन इस केस में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर 10 की चाय कल को 1,000 की हो जाए तो इसको क्या कहेंगे हम, हाइपर इन्फ्लेशन। यानी जो महंगाई है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। 10 की चीज़ कल को 1,000 की हो रही है, तो बहुत ज़्यादा जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो जर्मनी में 1922 से 1923 के जो पीरियड था उस दौरान हाइपर इन्फ्लेशन काफ़ी देखने को मिला था। हाइपर इन्फ्लेशन क्यों हुआ था, इसकी वजह क्या थी, वो ये थी कि जो जर्मनी का रिपरेशन हमने पढ़ा था कि जर्मनी को जो खर्चा हुआ था लड़ाई में, जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई जर्मनी को करनी थी। और जर्मनी को अपना देश को भी संभालना था जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में था, और इसके अलावा दूसरे देशों को भी पैसा भेजना था उसने। लेकिन वो नहीं कर पा रहा था, इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसने क्या किया, पैसे छापने शुरू कर दिए, अनलिमिटेड पैसे छापने शुरू कर दिए। अब जब कोई अनलिमिटेड पैसा छापता है तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो ऐसी हुआ जर्मनी में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी और हाइपर इन्फ्लेशन की शुरुआत हो गई। अब क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन की शुरुआत हो गई थी तो जो रिपरेशन वाले देश थे उनको भी पता लग गया कि जो पैसा आ रहा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उन्होंने इस पैसे को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पैसे की वैल्यू नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे। तो क्या करा फिर जर्मनी ने, कहा कि क्योंकि हमारे पास अब यही पैसा है, अब तुम्हें लेना पड़ेगा। अब हम कैसे, ऐसा कौन सा मेथड है कि हम भरपाई कर सके, पैसे ही तो दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं हम तुम्हें। तो ये कुछ समय के लिए ये जो पैसा का लेन देन था, जर्मनी जो दे रहा था पैसा, उसे रोक दिया गया और फ्रांस ने जर्मनी को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया और अपनी सेना भेज दी। फ्रांस ने कहा रूहर वैली में,
रूहर वैली में फ्रांस ने अपनी सेना भेजी जर्मनी का जो कोयला वाला क्षेत्र था, और वहाँ पर उसने ज़बरदस्ती कोयला की अपने क्षेत्र में ले जाने लग गया, फ्रांस में जर्मनी का कोयला। लेकिन जो जर्मनी के जो यहाँ पर वर्कर थे, उन्होंने फ्रांस का यहाँ पर कोई सहयोग नहीं दिया और स्ट्राइक में चले गए। यहाँ के जर्मन लोग नेशनलिज्म की भावना से वो फ्रांस का कोई सहयोग नहीं देना चाहते थे। ये चीज़ें हो रही थी। अब क्या हुआ, जर्मनी की, ये तो विदेश का क्षेत्र में हमने देखा। अब जर्मनी के अंदर के इस हाइपर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ा, बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। जो जर्मनी के बिजनेस का क्षेत्र है और इकोनॉमी का जितना भी जर्मनी में यहाँ पर था, वो सारा गड़बड़ा गया इससे, हाइपर इन्फ्लेशन से। ये जिक्र किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति क्या करता था, 1000 अगर सुबह वो चाय पीने जाता था तो उसे 100 मार्क्स देने पड़ते थे। दिन में अगर वो वही उसी दिन में अगर जाएगा चाय पीने तो 1000 मार्क्स हो जाती थी उस चाय की कीमत, और अगर शाम को जाएगा तो 10,000 मार्क्स उस चाय की कीमत हो जाती थी। एक ही दिन में ये चीज़ें, एक ही चीज़ की प्राइजेस में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा था एक ही दिन में। ये जर्मनी के लोगों को उन्होंने देखा। इस दौर में लोगों को पैसा भर भर के लेके चाय पीने के लिए जाना पड़ रहा था, तो ये लोगों में दिक्कत आ रही थी काफ़ी, और इंडस्ट्री का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था इस हाइपर इन्फ्लेशन से। तो आखिरकार इसका 15 नवंबर 1923 में सरकार ने एक नई करेंसी लाई जिसको रेटन मार्क नाम दिया गया, जिसके तहत एक $1 को 4.20 रेटनबर्ग के बराबर इक्विवेलेंट कर दिया गया। $1 की कीमत इतनी रखी गई। अब इससे ये हाइपर इन्फ्लेशन का दौर ख़त्म हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह हमने पढ़ लिया था क्या है, कि जर्मनी पैसा नहीं दे पा रहा था, और उसको ख़त्म कैसे हुआ था, क्योंकि आखिरकार यूएस इसमें शामिल हुआ। यूएस ने जर्मनी को यहाँ पर स्टेबल करने की काफ़ी कोशिश करी, और उसकी मदद से आखिरकार एक करेंसी लाई गई जर्मनी की नई, जिसके तहत $1 को जर्मन करेंसी के साथ आपस में इस हिसाब से उसकी वैल्यू रखी गई। अब जो नई करेंसी लाई गई रेटन मार्क, इसको लाने से जर्मनी की जो सिचुएशन है उसमें काफ़ी सुधार आया, और उसकी करेंसी और उसकी इकोनॉमी अब स्टेबलाइज हो गई थी। तो ये हाइपर इन्फ्लेशन का दौर 1 साल के लिए चला था, 1922 से 1923 के बीच में। अब हिटलर का यहाँ पर विद्रोह हुआ था, हिटलर पुश जिसे कहते हैं, 1923 में। अब ये हिटलर का क्यों हुआ था यहाँ पर विद्रोह? हिटलर इस समय छोटे नेता थे, कोई बड़ा उनका मास फॉलोइंग नहीं थी। तो क्या थे, जब वो छोटे नेता थे तो उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए सोची। उन्होंने कौन सी चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोची? जो जर्मनी के क्षेत्र में जो फ्रांस ने अपनी सेना भेजी थी रूहर वैली में, इसका फ़ायदा नाजी के हिटलर ने उठाने की सोची। वो इस तरह से उठाने की सोची कि वो लोगों में विद्रोह फैलाना चाहते थे, और वो ये बात पहुंचाना चाहते थे लोगों में कि ये जो सरकार है एसपीडी की, ये इस फ्रांस ने जो जर्मनी के ऊपर अटैक किया उसको रोकने में नाकाम रही है, तो हमको इस एसपीडी सरकार को हटा देना चाहिए, एमएसपीडी सरकार को। इसीलिए उन्होंने, और दूसरा उससे भी काफ़ी प्रभावित थे हिटलर। मुसोलिनी एक व्यक्ति थे इटली के, उन्होंने भी ऐसे ही करके मार्च टू रोम कहते हैं उस घटना को, जिसमें वो रोम में उन्होंने कब्जा करने के लिए सेना तो नहीं थी उसमें शामिल, लेकिन अपने जो वॉलेंटियर लोग थे उनको लेके उन्होंने मार्च किया रोम में, और वहाँ की सत्ता प्राप्त कर ली थी। गैर कानूनी तरीके से की थी उन्होंने मार्च करके। वो इलेक्शन जीत के नहीं आए थे मुसोलिनी। उसी तरीके से जो हिटलर थे वो भी मुसोलिनी से काफ़ी प्रभावित थे, वो भी उनके तरीके से ही मार्च करना चाहते थे बर्लिन में, अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनको बंदूकें दे के बर्लिन की तरफ ले जाना चाहते थे, ताकि जो सरकार है वो डर जाए और वहाँ से हट जाए सत्ता से। लेकिन ये हुआ कि मुसोलिनी को तो उनका सक्सेसफुल रहा मार्च टू रोम, लेकिन हिटलर को जो सेना थी उसका सहयोग नहीं मिला, और सेना ने इनका विद्रोह कुचल दिया गया था। जैसे ये 2000 लोगों को निकले मार्च लेके, तो सेना ने इनके ऊपर गोलीबारी करी, और काफ़ी हिटलर के पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए थे, और हिटलर को क्या करा, जेल में बंद कर दिया गया।
हिटलर के साथ इसमें लुडेनड्रॉफ भी सम्मिलित थे, जो कि जनरल फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जनरल थे लुडेनड्रॉफ। तो हिटलर और लुडेनड्रॉफ ने मिलके इस विद्रोह को प्लानिंग की थी, लेकिन ये इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि सेना ने इनका पक्ष नहीं लिया। तो इस तरह से इनके ये हिटलर का पुश असफल हो गया। अब हमने ये देखा कि 1923 तक 1918 से 1923 तक जर्मनी में हर समय विद्रोह प्रदर्शन होते रहे थे। लेफ्ट विंग का भी विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था और राइट विंग का भी विद्रोह प्रदर्शन हो रहा था। तो इसकी होने की वजह यही थी कि जर्मनी की स्थिति आर्थिक रूप से इस समय बहुत बुरी थी और उसके ऊपर वर्सलिस ट्रीटी के तहत कई अन्याय किया गया था। तो ये सारी चीज़ों के कारण ये विद्रोह इस दौरान होते रहे। अब 1924 से 1929 तक गोल्डन एरा कहा जाता है वेमर रिपब्लिक का। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विद्रोह भी नहीं हुआ और इकोनॉमी भी अच्छी चलती रही इस दौरान जर्मनी की, तो इसलिए इसे गोल्डन एरा कहा जाता है। तो ये जो पीरियड था ये स्टेबिलिटी वाला पीरियड था। इस दौरान स्टेबिलिटी बनी रही वेमर रिपब्लिक में। अब यहाँ पर ये हुआ कि डॉस प्लान क्या था? जो जर्मनी के ऊपर आर्थिक रिपरेशन थोपा गया था, जिसके तहत जर्मनी को बहुत ज़्यादा पैसा दूसरे जो उसके ऊपर जिन्होंने जीत हासिल की थी उन देशों को देना था। उसको कैसे देगा जर्मनी? क्योंकि अगर वो पैसा वो जर्मनी देता रहेगा तो उसके लिए अपने खुद के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो जर्मनी नहीं कर सकता है ये, तो या तो अपने को आपको संभाले जर्मनी या फिर दूसरे देशों को पैसे दे। अब इस स्थिति में कैसे चलेगा काम? तो अमेरिका जो जर्मनी की मदद कर रहा था इस समय, उसने एक प्लान निकाला जिसको हम डाउस प्लान कहते हैं। डाउस प्लान के तहत अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया काफ़ी ज़्यादा। तो उस लोन को क्या किया, कुछ लोन तो रिपरेशन के तौर में दूसरे देशों को दे दिया गया और कुछ लोन जर्मनी ने अपने क्षेत्र के इंडस्ट्रियों को दिया। तो इससे क्या हुआ कि जब पैसा आ रहा था जर्मनी में लोन के जरिए, तो जर्मनी की सिचुएशन अब बदलने लग गई थी और इसका फ़ायदा जर्मनी को देखने को इस तरह से मिला कि स्टेबिलिटी जर्मनी में लौटने लग गई थी। तो डाउस प्लान यही था कि रेपरेशन जो हुआ था उसको रिस्ट्रक्चर किया गया था। रिस्ट्रक्चर भी इस कहने का मतलब ये है कि पैसा जर्मनी के ऊपर जो लगाया गया था, जो जर्मनी को देना था उसको थोड़ा कम कर दिया गया और जो पीरियड था जर्मनी को कितने साल देना है उसको भी बढ़ा दिया गया। जो जर्मनी का पीरियड है लगभग 70 साल के पीरियड में जर्मनी को ये लोन चुकाना, ये रिपरेशन चुकाना था। दूसरे देशों को 70 साल का पीरियड था जर्मनी के पास। इतना काफ़ी साल होते तो जर्मनी कुछ छोटी छोटी किस्त के हिसाब से दूसरे देशों को अगर देता भी रहेगा तो उसकी इकोनॉमी के लिए पैसा बच जाएगा। तो इसे हम रिस्ट्रक्चर ऑफ रेपरेशन को ही डाउस प्लान में शामिल किया जाता है। अब लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर अनस्टेबल बनी रही इस दौर में, गोल्डन एरा में। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी का जो जब असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया था तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन किस प्रकार से होना था। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन का जिक्र इस तरह से किया गया था कि जर्मनी में आगे इलेक्शन प्रोपोर्शनल के हिसाब से होगा। जो भी सीट मिलेगी वो वोट्स के आधार में मिलेगी। यानी अगर आप कोई पार्टी 30% वोट लेके जाती है तो उसे 30% सीट मिलेगी। हम भारत में रहते हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ जैसे अभी बीजेपी है उसको लगभग 31% वोट मिला था 2019 में, लेकिन उसको सीट 50% मिली थी। क्योंकि यहाँ पर कैसा सिस्टम चलता है, पार्लियामेंट्री तो है सिस्टम वहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम चलता है। जिसको ज़्यादा वोट मिले सीट में वो जीत जाता है। तो कहीं पर क्या होता है, कहीं पर कोई व्यक्ति 10 वोट से भी जीत जाता है, कहीं पर कोई व्यक्ति 1000 वोट से भी और लाखों वोट से भी जीत जाता है सीटें। तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। अगर कोई व्यक्ति 10 वोट से भी सीट जीत जाता है तो उसकी वैल्यू भी उतनी है। कोई व्यक्ति अगर 1 लाख वोट से जीत जाता है उसी के बराबर है, क्योंकि चाहे वो नैरो हो या वाइड मार्जिन से जीत रहा है। तो लेकिन जर्मनी में अलग था। वहाँ पर वोटिंग जो वोट है उसकी वैल्यू थी। जितना वोट जिस पार्टी को मिला है उतनी ही सीट उसको मिलेगी। इसको हम प्रोपोर्शनल सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रोपोर्शनल सिस्टम का नुकसान ये यहाँ पर ये था कि
कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पा रही थी। जैसे अगर बीजेपी का अगर एग्जांपल देख ले, अगर 31% उन्हें वोट मिला है, तो अगर 31% ही सीट उन्हें मिले तो क्या वो अपने बलबूते में सरकार बना सकती है? नहीं बना सकती है, उसको मेजोरिटी प्राप्त ही नहीं होगी। इसी वजह से प्रोपोर्शनल सिस्टम का ये नुकसान होता है कि इसमें कोई भी पार्टी को मेजोरिटी में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो मेजोरिटी में तभी आ सकती है जब उसको 50% वोट मिले, तभी उसे 50% सीट मिल सकती है। तो जर्मनी में कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पाई वेमार रिपब्लिक के दौरान, तो उसको कोलेशन बनाना पड़ता था। 3 पार्टी आपस में मिलकर कोलेशन बना के सरकार चलाती थी। तो ये जो पीरियड था अनस्टेबल था, कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी जो ज़्यादा साल तक टिक सके। हर सरकार यहाँ पर क्या हो रही थी, 2-2 साल, 1-1 साल बाद कोलेशन चेंज होते रह रहे थे यहाँ पर जर्मनी में। तो इस दौरान क्या हो रहा था, जर्मनी का अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, और इसका नुकसान भी काफ़ी हुआ, क्योंकि अगर स्टेबल हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम तो शायद से जो आगे दौर में जो नाजी ने कोशिश की सिस्टम को ख़त्म करने की, यहाँ पर डेमोक्रेसी को, वो सफल नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि इनको पता नहीं था कि आगे क्या क्या होना है, तो इन्होंने प्रोपोर्शनल सिस्टम अपनाया था, जिसका नुकसान इनको आगे देखने को मिला था। लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो कि इस अनस्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम में भी लंबे समय तक मंत्री बने रहे। जैसे कि एक व्यक्ति थे गुस्ताव स्ट्रेसमैन, ये फॉरेन मिनिस्टर थे जर्मनी के 1924 से लेकर 1929 तक, ये 5 साल तक जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर बन के रहे। और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इन्होंने फ्रांस के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत फ्रांस और जर्मनी की बॉर्डर कंफर्म कर दी गई थी। लुकोर्नो ट्रीटी इसको नाम दिया गया था। तो इसी ट्रीटी के बाद इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इसके अलावा यंग प्रेन जो पास हुआ था, उसमें भी इनकी भूमिका थी, जिसके तहत रिपरेशन में थोड़ी ढील बरती गई थी जर्मनी के लिए। और इसके अलावा इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ भी अच्छे संबंध जर्मनी के बनाए थे। तो ये कुछ हो रहा था कल्चर के क्षेत्र में, क्या हो रहा था इस समय वेमर रिपब्लिक का। और थोड़ा हम जब पॉलिटिकल हमने पढ़ा है तो थोड़ा देख लेते हैं इस समय बड़ी पार्टी कौन सी थी। ये जो वेमर रिपब्लिक के समय में सबसे बड़ी पार्टी थी एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये हर इलेक्शन में नंबर 1 बन के आती थी। दूसरे नंबर पर सेंटर पार्टी, जो कि कैथोलिक धर्म की पार्टी थी, सेंटर पार्टी। ये 2 पार्टी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में हर समय आती थी। इसके अलावा दूसरी भी डीएनवीपी भी थी और कई पार्टी थी, लेकिन मुख्य यही पार्टी थी, एसपीडी और सेंटर पार्टी। तो ये क्या करती थी कि कभी कोलिशन में आ जाती थी एक साथ, कभी अपोजिट में चली जाती थी, कभी सेंटर पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती थी, कभी एसपीडी किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाती थी। तो ऐसा चलता रहता था, लेकिन किसी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती थी इस समय। और जो नाजी पार्टी है वो इस समय काफ़ी कमज़ोर पार्टी थी, उसको लगभग 2 से 3% ही वोट 2 से 3% ही उसे मिल पाता था वोट्स। अब कल्चर थोड़ा देख लेते हैं। कल्चर में क्या हुआ, वेमर सिनेमा काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें वेमर का जो इस दौरान सिनेमा था जर्मनी का, उसको वेमर सिनेमा कहा जाता है। तो इसमें फिल्में, कई अच्छी फिल्में बनी, जिसको आज भी देखा जाता है और उसकी प्रशंसा की जाती है। और इसके अलावा न्यू आर्ट कला के क्षेत्र में भी एक नई कला को अपनाया गया था, बाउ हाउ इसको नाम दिया गया था, बाउ हाउस तरह की आर्ट थी। और अमेरिका का काफ़ी कल्चर प्रभाव जर्मनी में पड़ा था, जैसे कि उनके हॉलीवुड फिल्में जर्मनी में आ रही थी, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, कल्चर उनका जर्मनी में लाया जा रहा था। तो इससे जो राइट विंग थे, जिसमें नाजी भी शामिल थे, उन्होंने इसका विरोध किया। जो अमेरिका कल्चर को जर्मनी में लाया जा रहा था, इसका विरोध किसने किया था, राइट विंग पार्टी जितनी थी। अब थोड़ा सोशल पॉलिसी भी देख लेते हैं हम। सोशल पॉलिसीज़ जो वेमर रिपब्लिक के दौरान थी वो किस प्रकार से थी। वेमर रिपब्लिक ने अपने लोगों को काफ़ी बेनिफिट दिए थे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस 1919 में मिल गया था लोगों को। एग्रीकल्चर लेबर, यानी कोई भी लेबर जो एग्रीकल्चर का है वो कितने घंटे काम करेगा एक साल में, 2900 घंटे केवल। इससे ज़्यादा उसको जो उसका मालिक है वो काम नहीं कराएगा, इतनी उसकी लिमिट रख दी गई। इतने घंटे एग्रीकल्चर लेबर वर्किंग आवर पर ईयर के 1919 के लॉ के तहत निर्धारित कर दिया गया। इसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्स का सिस्टम अपनाया गया, जिसके तहत गरीब को
उसमें टैक्स कम लगाया जाएगा और अमीर आदमी में टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा। यूथ वेलफेयर एक्ट 1922 में पास कर दिया गया, जिसके तहत हर बच्चे को राइट टू एजुकेशन का राइट प्रदान किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ एक्ट पास किया गया 1923 में, जिसके तहत कोई बेरोजगार व्यक्ति है उसको सरकार कुछ मदद करेगी 1923 में। तो ये काफ़ी सोशल पॉलिसीज़ के तहत जर्मनी ने अपने लोगों को हक दिए थे, अधिकार दिए थे। अब क्या हो गया कि ठीक चल रहा था सिस्टम, लेकिन 1930 में एक घटना हुई जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1929 से ही शुरू हो गई थी अमेरिका में। इसके तहत अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ जा रही थी, वहाँ मंदी आ चुकी थी, डिप्रेशन जिसे कहते हैं। क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी को काफ़ी लोन दिया था, तो अमेरिका का जो प्रभाव था वो जर्मनी में भी पड़ा। वो इस तरह से पड़ा क्योंकि अब अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं था कि वो जर्मनी को लोन दे सके, तो अब पैसा आना बंद हो गया था जर्मनी में, और जो लोन था अब अमेरिका वापस चाहता था अपना पैसा, जर्मनी से पैसा वो अपने देश ले जाना चाह रहा था। तो इससे क्या हो गया, ना तो जर्मनी में पैसा आ रहा था लोन द्वारा, और जो पैसा पहले से आ रखा था लोन से उसे अब अमेरिका वापस अपने देश में ले जा रहा था। तो इससे जर्मनी में भी डिप्रेशन की शुरुआत हो गई, और ये बहुत इसका बुरा प्रभाव पड़ा था। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई क्योंकि फैक्ट्री वगैरह में काम रुक गया था। अब NSPD जो नाजी पार्टी है उसका पूरा नाम था NSDAP। ये इससे पहले डिप्रेशन से पहले ये छोटी पार्टी थी, लेकिन डिप्रेशन के बाद इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गई, और जो 1930 का इलेक्शन हुआ था उसमें इसको 19% वोट मिले। जो पार्टी 2-3% ही वोट प्राप्त कर सकती थी उसको ही ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसमें से 19% वोट्स मिले, और अब ये दूसरी जर्मनी की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन चुकी थी SPD के बाद। इसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सपोर्ट बेस में भी काफ़ी प्रगति देखने को मिली थी, और KPD का वोट शेयर भी बढ़ गया था। अब जो वेमर रिपब्लिक के आखिरी साल थे उसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। वो इस तरह से आ गई थी क्योंकि जो नाजी पार्टी है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट KPD जिसको कहते हैं, ये दोनों मिलके इनका वोटिंग शेयर 50% से ज़्यादा हो गया था। अब ये दोनों सरकार में, इन दोनों की विचारधारा इस डेमोक्रेसी सिस्टम को ख़त्म करने की थी। नाजी पार्टी भी डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहती थी और KPD भी ख़त्म करना चाहती थी। तो ये किसी का भी साथ नहीं दे रहे थे, किसी भी कोलिशन में ये शामिल नहीं हो रहे थे, ना नाजी पार्टी हो रही थी ना KPD हो रही थी। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं थी जो कि कोलिशन बना के आगे काम कर सके, क्योंकि 50% वोटिंग तो इनके पास थी, तो कोई भी दूसरी पार्टी कितना भी पार्टी को मिला ले वो 50% सीमा तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इससे क्या हो गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जर्मनी में आ गई, जिसके तहत चांसलर हर महीनों में बदले गए। 30 जनवरी से लेकर 23 मार्च तक जर्मनी ने 4 चांसलर देखे। आखिरकार थक हार के इनको हिटलर को चांसलर बनाने के लिए तैयार होना पड़ा। पहले क्या हो रहा था, नाजी पार्टी को जब यहाँ पर 19% वोटिंग मिला, तो उसके बाद दूसरा इलेक्शन होता उसमें नाजी पार्टी को 30% वोट मिले। लेकिन ये जो दूसरे पार्टी के थे ये फिर भी नाजी के जो लीडर थे हिटलर, उसको चांसलर बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि हिटलर का ये कहना था कि हम तुम्हारा कोलिशन में सपोर्ट तभी करेंगे जब हिटलर चांसलर बनेगा, हिटलर को चांसलरशिप मिलनी चाहिए। लेकिन ये इनको पता था, ये SPD हो गई, सेंटर पार्टी हो गई, ये जानते थे कि हिटलर आ गया तो मुश्किल आ जाएगी, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर सकता है ये, इसलिए ये रुक रखे थे, हिटलर को नहीं बना रहे थे ये चांसलर। और जब क्योंकि इनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई कि 3 महीनों में 4 चांसलर बनाए गए थे, तो आखिरकार हिटलर ही एकमात्र ऑप्शन था जिससे स्टेबिलिटी अचीव की जा सके। तो हिटलर को प्रेसिडेंशियल डिग्री द्वारा 1 सितंबर 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया गया। तो ये कुछ और इसी से ये हम जिस दिन हिटलर
जर्मनी के चांसलर बने थे उसी दिन को हम वेमर रिपब्लिक का एंडिंग कह सकते हैं। हिटलर ने अब यहाँ से क्या किया, जो भी उसने कदम उठाए उसने पार्लियामेंट को भंग, 1 साल होते होते 1934 आते आते पार्लियामेंट जर्मनी की डिसबैंड कर दी गई थी, उसे बैन हो गई थी। और ये पॉलिटिकल पार्टी भी 1 साल आते आते 1934 आते आते ये एसपीडी हो गई, कम्युनिस्ट हो गई, इन सबको नाजी पार्टी ने बैन कर दिया था। तो जैसे चांसलर बने थे हिटलर, तो उसी वक्त को हम कह सकते हैं कि वेमर रिपब्लिक का एंडिंग हो गई थी। तो ये कुछ वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।